सो वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ बीएमसी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने इक्विपमेंट्स इन सबस्टेशन देखे हैं, आप जो स्क्रीन पे देख सकते हो। तो वो टॉपिक के रिलेटेड आज क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट एग्जाम्स में, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स के जो जेई एग्जाम्स होते हैं उनमें जो ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, यानी कि जो सबस्टेशन में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आज हमने डिस्कस किए हैं। तो वीडियो अभी ही लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। और स्पेशली जो मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स है आपके लिए, डिफरेंट ब्रांच है। तो आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो स्पेशली, तो हमें कमेंट्स में भी बताना कि हम मैकेनिकल ब्रांच से है और हमें ये सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स है वो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपका जो लाइक और जो कमेंट है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ ये वीडियो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना और ये वीडियो को अभी लाइक कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अभी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्रोटेक्शन डिवाइस दैट कैन मेक और ब्रेक द सर्किट इधर मैन्युअली और थ्रू रिमोट कंट्रोल अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस। तो आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएमआरसी जेई डब्ल्यू 2022 में पूछा गया है। तो यूपीएमआरसी मतलब उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है उसमें 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, the most common protective device that can make or break the circuit either manually or through the remote control under normal operating condition। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आप क्वेश्चन से भी देख सकते हो, जो सर्किट ब्रेकर है यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो सर्किट को मेक या ब्रेक भी कर सकता है अंडर नॉर्मल एज वेल एज अंडर फॉल्टी कंडीशन। जो फॉल्ट कंडीशन है वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सर्किट को ऑफ कर देता है, और जो नॉर्मल कंडीशन है वहाँ हम मैन्युअली या फिर विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल उसे सर्किट को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। सो सर्किट ब्रेकर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज एज अ लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो एलएमआरसी यानी कि लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में पूछा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 2015 ईयर में। तो ऑप्शन है थायरिस्टर, थायरेट्रॉन, ट्रायोड और थायरेट। तो हमने ये डिस्कस नहीं किया था, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर कौन से इक्विपमेंट से बनते हैं। सो यहाँ पे एक लिस्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर, आप देख सकते हो। रॉड गैप है, स्फीयर गैप है, थर्ड इज हॉर्न गैप, मल्टीपल गैप। तो ये टोटल 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर है। तो आप नंबर 9 पे यहाँ पे देख सकते हो थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर। तो थायराइड जो एक इक्विपमेंट है उसके हेल्प से, जो मटेरियल है उसके हेल्प से हम ये लाइटनिंग अरेस्टर फॉर्म करते हैं। सो थायराइड इज अ करेक्ट आंसर। आपको कन्फ्यूजन के लिए थायरिस्टर एंड थायरेट्रॉन भी दिया है, ऑलमोस्ट जो सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है थायराइड इज अ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपल्स रेशियोज ऑफ इंसुलेटर एंड लाइटनिंग अरेस्टर शुड बी। तो हमने सर्ज अरेस्टर के केस में देखा था जो इंपल्स रेशियो क्या होता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंपल्स रेशियो इज इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज एट सर्ज कंडीशन, यानी कि जब वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, जब सर्ज कंडीशन आती है, एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज एट लो फ्रीक्वेंसी कंडीशन, यानी कि अपना जो नॉमिनल वोल्टेज होता है वहां पे। सो ये होता है इंपल्स रेशियो का फॉर्मूला। तो हमने देखा था कि लाइटनिंग अरेस्टर्स के केस में जो इंपल्स रेशियो है वो बहुत ही लो होना चाहिए, क्योंकि जो लाइटनिंग स्ट्रोक की वजह से जो ओवर वोल्टेज होता है वो इजीली अर्थ में ट्रांसफर हो जाने के बाईपास होना चाहिए। इसलिए जो लाइटनिंग अरेस्टर्स का जो इंपल्स रेशियो है वो यूजुअली लो होना चाहिए। एंड अपोजिट इसका है इंसुलेटर्स का, यानी कि इंसुलेटर्स का जो इंपल्स रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इंसुलेटर्स का जो मेन एम है क्या है कि वो हायर वोल्टेज पे भी वो पंचर नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो इसलिए इंसुलेटर का जो इंपल्स रेशियो है वो हाई होना चाहिए एंड लाइटनिंग अरेस्टर का जो इंपल्स रेशियो है वो लो होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज, इन अ थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर द रेजिस्टेंस इज डैश। तो ये क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा गया था 2012 में। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, वेरीज लीनियरली विद द अप्लाइड वोल्टेज, इंक्रीजेस विद द अप्लाइड वोल्टेज, डिक्रीजेस लीनियरली विद द अप्लाइड वोल्टेज,
इज हाई एट लो करंट्स एंड लो एट हाई करंट। तो इन्होंने क्या पूछा है, जो लाइटनिंग अरेस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे बिहेव करता है। तो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको वर्बली कहा था कि जो रेजिस्टेंस है वो यूजुअली हाई होता है लो कंडीशन में, यानी कि जो लो पावर फ्रीक्वेंसीज होते हैं, यानी कि जो 50 हर्ट्ज के जो अपने नॉमिनल वोल्टेज होते हैं उसमें ये लाइटनिंग जो अरेस्टर है वो कोई काम नहीं करता है। जब भी ओवर वोल्टेज का कंडीशन आता है या फिर सर्च कंडीशन आता है तभी ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो पिक्चर में आता है। एंड हमें जो ओवर वोल्टेज है वो डायरेक्टली अर्थ में बाईपास करना है, तो वो बाईपास कंडीशन के लिए वो लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एंड जो नॉमिनल वोल्टेज है अपना उसके लिए ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि लो रेजिस्टेंस रहेगा तभी वो इजीली बाईपास होगा, एंड अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो खुद से बाईपास नहीं करने देगा, वो आगे पास करेगा। तो इसलिए ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, दैट रेजिस्टेंस इज हाई एट लो करंट, यानी कि अपना नॉर्मल पावर फ्रीक्वेंसीज पे, एंड इट इज अ लो एट हाई करंट। मीन्स अगर ओवर वोल्टेज केस आया तो वो रेजिस्टेंस लो कर देगा खुद का, एंड जो ओवर वोल्टेज का सर्ज है वो डायरेक्टली अर्थ में पास कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज अ डिवाइस यूज इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम टू प्रोटेक्ट द इंसुलेशन एंड कंडक्टर्स ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। तो ये क्वेश्चन यूपीएमआरसी में पूछा गया है 2020 में, यानी कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। तो आप देख ही सकते हो कि इफेक्ट्स ऑफ द लाइटनिंग, मतलब लाइटनिंग का जो इफेक्ट है उससे ये अपोज करता है, फिर उससे ये जो सिस्टम है उसे डैमेज होने से बचाता है। तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी देख सकते हो क्या है, तो हमने डिस्कस किया भी था। तो जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो ही जो इफेक्ट होता है लाइटनिंग के वजह से या फिर जो डैमेज हो सकता है उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे सिस्टम को। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंस ऑफ अर्थ इन केस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज डैश। तो आप देख ही सकते हो कि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम्स में। एक बार एसएससी जेई में पूछा गया है और उसके बाद यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड पब्लिक स्टेट कमीशन में पूछा गया 2013 में, और दोनों भी जेई एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, हमने डिस्कस शायद नहीं किया था तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ट्रांसमिशन टावर होता है उसके टॉप में आप ये जो वायर देख सकते हो, इसे हम लोग अर्थ वायर भी बोलते हैं। ये जो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जो लाइटनिंग वगैरह अगर हुआ तो ये डायरेक्टली इससे टावर में से पास नहीं होगा, टावर की बॉडी में से, ये डायरेक्टली अर्थ वायर से ग्राउंड में चला जाएगा। तो इससे हमारा जो ट्रांसमिशन टावर है वो बच सकता है। तो इन्होंने क्या कहा है, द प्रेजेंस ऑफ द अर्थ वायर इन केस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस कैपेसिटेंस, इंक्रीजेस इंडक्टेंस, डिक्रीजेस कैपेसिटेंस और डिक्रीजेस इंडक्टेंस। ओके, तो हमें पता ही है जो कैपेसिटेंस होता है या फिर जो कैपेसिटिव इफेक्ट है वो क्यों होता है, या फिर उसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि एक पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट है एंड एक नेगेटिवली चार्ज जो प्लेट है, उसके बीच में ये होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो कोई कंडक्टिंग नहीं है। तो अगर हमारे पास 2 चार्ज बॉडीज है तो उसके बीच में कैपेसिटिव इफेक्ट हमें दिख सकता है। तो हमें पता ही है जो अर्थ वायर है वो 0 वोल्ट भी हमें उसे ट्रीट कर सकते हैं। एंड जो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसमें से 11 kV 33 kV ऐसा हायर वोल्टेजेस फ्लो हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के बीच में एक कैपेसिटिव इफेक्ट जनरेट हो सकता है, क्योंकि ये भी एक कुछ पोटेंशियल पे है जिसे हम 0 वोल्टेज भी अज्यूम कर सकते हैं, एंड ये भी कुछ एक सर्टन पोटेंशियल पे प्रेजेंट है। तो अगर दोनों साइड पे अगर हमारा कुछ ना कुछ वोल्टेज है तो वहां पे कैपेसिटिव इफेक्ट पिक्चर में आ सकता है। तो इसलिए बिकॉज ऑफ द अर्थ वायर कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है फिजिकल नहीं लेकिन कैपेसिटिव इफेक्ट हमें दिख सकता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अर्थ वायर के प्रेजेंस से जो कैपेसिटेंस है टोटल ट्रांसमिशन लाइन का वो बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थायराइड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर इज डैश। ऑप्शन ए ब्लॉक्स द सर्ज वोल्टेज अपीयरिंग इन द लाइन, absorb the surge voltage appearing in the line, offers a low resistance path to the surge appearing in the line, and option 4 returns the surge back to the source। तो ये कौन से टाइप का है डजेंट मैटर, मेन एम क्या है या फिर मेन काम क्या है लाइटनिंग अरेस्टर्स का, कि इट प्रोवाइड्स द लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर हायर सर्जेस एंड इट प्रोवाइड्स द हाई रेजिस्टेंस फॉर लो वोल्टेजेस। करेक्ट। तो ये कोई भी टाइप का लाइटनिंग अरेस्टर हो, इसका बेसिक फंडामेंटल काम यही होता है। ये वोल्टेज को ब्लॉक नहीं करता, जैसे ऑप्शन ए में बोला है इट ब्लॉक्स द सर्ज वोल्टेज, नहीं ये ब्लॉक नहीं करता, ये खुद के थ्रू बाईपास कर देता है। सिमिलरली ऑप्शन बी में कहा है ये एब्जॉर्ब करता है क्या सर्ज को, नहीं एब्जॉर्ब भी नहीं करता है, एंड
ऑप्शन डी इज रिटर्न्स बैक टू द सर्ज, रिटर्न्स बैक टू द सोर्स। तो ये सोर्स के पास वापस भी नहीं भेज देता, ये क्या करता है, जो ओवर वोल्टेज सर्ज है ये खुद के थ्रू बाईपास करता है ग्राउंड में या फिर अर्थ में। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शंट रिएक्टर्स आर नीडेड डैश। ये क्वेश्चन PSPCL JEE 2019 में पूछा है, यानी कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आप देख सकते हो कि हमने डिफरेंट स्टेट्स में जो JEE एग्जाम से उससे ही क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। सो शंट रिएक्टर्स आर नीडेड to bring down the receiving end voltage under heavy loads, to bring down receiving end voltage at light loads, to boost receiving end voltage under light load and to boost receiving end voltage under heavy loads। ओके, तो हम सबसे पहले लाइट लोड और हेवी लोड क्या है ये सबसे पहले डिस्कस कर सकते हैं। तो जो हेवी लोड होता है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है, यानी कि जो टोटल लोड है वो हमारा इंडक्टिव लोड है, डोमिनेटिंग जो लोड है वो इंडक्टिव लोड है। एंड जो लाइट लोड है तो उसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि वहां पर जो डोमिनेटिंग लोड है यानी कि ओवरऑल सिस्टम का जो लोड है तो वो कैपेसिटिव की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो हेवी लोड यानी कि जो मैक्सिमम लोड है, जो इंडक्शन मोटर्स होता है हमारे घर में, फैन वगैरह होता है जो हमने देखा ही था कि जिसके वजह से पावर फैक्टर कम होता है, वो सब हेवी लोड में कंसिडर होते हैं। एंड सिमिलरली लाइट लोड यानी कि हम उसको कैपेसिटिव लोड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हेवी लोड के केस में जो आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है वो आपका ड्रॉप होता है, और जो लाइट लोड कंडीशन है वहां पे जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वो ज्यादा होता है। तो ये हमने एक इफेक्ट डिस्कस नहीं किया था, उसे हम एक फेरांटी इफेक्ट भी कहते हैं। आप ध्यान में रखना, आप नोट्स में लिख लेना फेरांटी इफेक्ट। तो फेरांटी इफेक्ट में रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो सेंडिंग एंड से ज्यादा होता है। तो आपको लगेगा कि अगर रिसीविंग एंड पे ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, कुछ लॉसेस नहीं हो रहे ट्रांसमिशन लाइन में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमने लोड साइड पे जो इक्विपमेंट्स कनेक्ट किए हैं वो पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए ही डिजाइन किए हैं। वो पर्टिकुलर वोल्टेज से अगर ज्यादा उसे वोल्टेज मिला तो इक्विपमेंट है वो डैमेज भी हो सकता है। तो जो वोल्टेज है हमारा रिसीविंग एंड पे वो कम भी नहीं चाहिए और हमें ज्यादा भी नहीं चाहिए। जितना हमारा डिजायर है इक्विपमेंट के लिए उतना ही हमें चाहिए। तो इसलिए हम जो पावर फैक्टर कंपनसेशन वगैरह जो डिवाइस है वो हम वहां पे यूज कर सकते हैं। इसके वजह से वोल्टेज भी जो हमारा है वो कंट्रोल हो जाता है। तो बेसिक हमारा यहाँ पे कहने का मतलब क्या था कि लाइट लोड कंडीशन पे जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो ज्यादा हो जाता है। तो शंट रिएक्टर्स क्या करता है, यानी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, वो लॉसेस को बढ़ाता है, या फिर जो वोल्टेज है हमारे रिसीविंग एंड साइड पे उसे हम लोग कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन आप अगर देखोगे तो ऑप्शन बी इसमें ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है, बिकॉज टू ब्रिंग डाउन द रिसीविंग एंड वोल्टेज एट लाइट लोड, यानी कि लाइट लोड के केस में वोल्टेज हमारा ज्यादा होता है। तो इसके लिए हम लोग शंट रिएक्टर्स बेसिकली क्या होता है, रिएक्टर इज नथिंग बट द इंडक्टर। इसके अंदर इंडक्टर्स ही होते हैं और जो टोटल मल्टीपल इंडक्टर्स है उसे हम लोग कंबाइन इफेक्ट में उसे हम लोग रिएक्टर्स कहते हैं। तो रिएक्टर इज नथिंग बट द इंडक्टर and it is used to reduce the voltage. So option B is a correct answer for this question, to bring down the receiving end voltage at light loads. तो आप ये ध्यान रखना, फेरांटी इफेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अगर हम लोग टाइम मिला तो आगे आने लेक्चर्स में हम लोग ये डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली अ लाइटनिंग अरेस्टर इज। तो लाइटनिंग अरेस्टर का जो हमने डेफिनेशन देखा था उसी में मैंने वहां पे बोल्ड करके लिखा था कि जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो सर्ज डाइवर्टर होता है, क्योंकि वो सर्ज को डाइवर्ट करता है और इक्विपमेंट्स में पास नहीं करने देता है। तो सर्ज अल्टरनेटर ये तो रॉन्ग ही है। सर्ज रिफ्लेक्टर ये रिफ्लेक्ट बैक भी नहीं करता है, एंड सर्ज एब्जॉर्बर ये खुद में एब्जॉर्ब भी नहीं करता क्योंकि ये बाईपास कर देता है। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द सर्ज वोल्टेज ऑन ट्रांसमिशन लाइन्स कॉज्ड बाय लाइटनिंग। तो ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कम एग्जाम से पूछा गया होगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा। तो ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करना और अपने नोट्स में भी ये अच्छे से लिख लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2019 में। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्लाइडोनोग्राफ। मैक्सिमम ये इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को भी ये नहीं पता होगा कि क्लाइडोनोग्राफ नाम का एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये सर्ज वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन की में जो लाइटनिंग की वजह से होता है वो मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो द क्लाइडोनोग्राफ इज अ डिवाइस दैट रिकॉर्ड्स अ सर्ज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ऑन सल्फर डस्टेड फोटोग्राफिक फिल्म। तो ये भी याद रखना कि सल्फर डस्टेड फोटोग्राफिक फिल्म का उसमें यूज किया जाता है।
जो सिंक्रोस्कोप है वो हम फेज सीक्वेंस के लिए यूज करते हैं, जो 3 फेजेस है उसमें कौन सा सीक्वेंस पहला आएगा, मतलब RYB या फिर RBY, ये फेज सीक्वेंस के लिए हम सिंक्रोस्कोप यूज करते हैं। जो वोल्ट मीटर रहता है वो ऑब्वियसली वोल्टेज के लिए काम आता है, वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सबस्टेशन विच ऑफ द डिवाइस इज कैरियर कम्युनिकेशन डिवाइस। तो हमने ये भी डिस्कस किया था, आप क्वेश्चन से भी इससे एलिमिनेट कर सकते हो। लाइटनिंग अरेस्टर तो हम लाइटनिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें कम्युनिकेशन का वहां पे रोल नहीं होता है। देन अर्थ कंडक्टर भी हम जो सर्ज वगैरह है उसको अर्थ में पास करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप या तो CVT या फिर जो वेव ट्रैप है उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अगर आपने हमारा लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर है C, वेव ट्रैप, या फिर उसको हम लाइन ट्रैप भी बोलते हैं, जिसमें हम PLCC यानी कि पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। जिसके बाद जो कैरियर कम्युनिकेशन यानी कि जो हायर फ्रीक्वेंसीज का जो सिग्नल है उसे हम अलग कर देते हैं, विच इज यूज for the communication between the two substations. So option C is a correct answer for this question. Next question is a lightning arrestor is usually located nearer to. तो ये क्वेश्चन पे हमने मीम भी एक बनाया था, तो उससे भी आप ये ध्यान में रख सकते हो। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है सेम एग्जाम में, 2007 में एंड 2011 में SSC JEE में। तो मेरे ख्याल से आपको ये ध्यान में आया होगा, हमने बहुत उसमें डायग्राम्स वगैरह भी डाले थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसलिए लाइटनिंग की वजह से वो डैमेज नहीं होना चाहिए, इसके लिए ट्रांसफॉर्मर के पहले हम यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर या फिर सर्ज अरेस्टर कनेक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट होता है। अगर लाइटनिंग अरेस्टर हमारा डैमेज हुआ लाइटनिंग की वजह से तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मर डैमेज हुआ तो सबस्टेशन में बहुत नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट लेवल इन अ सबस्टेशन। तो ये क्वेश्चन SSC JEE में पूछा गया है 2014 में। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्कस नहीं किया था हमने, लेकिन आप अगर लेक्चर ध्यान से देखे होंगे या फिर पहले वाले भी लेक्चर आपने देखे होंगे तो आप उससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। इट इज यूज टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट है तो वो बहुत ही ज्यादा होता है। आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू यहाँ से जा सकते हैं। आइसोलेटर क्या करता है, आइसोलेटर ऑफलोड चेंजिंग डिवाइस है, यानी कि वो ऑफलोड में ही काम करता है, ऑन लोड पे वो काम नहीं करता है, तो इसलिए वो शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट नहीं कर सकता है। तो आइसोलेटर इज अ रॉन्ग आंसर। देन कपलिंग कैपेसिटर, तो जो कैपेसिटर होता है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था, बेसिकली क्या होता है, ये अपोजिशन इन सडन राइज इन वोल्टेज। तो कैपेसिटर जो सडन राइज इन वोल्टेज है उसको अपोज करता है। देन लाइटनिंग स्विच, तो लाइटनिंग स्विच भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो अभी बचा है सीरीज रिएक्टर। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि रिएक्टर क्या होता है, रिएक्टर इज नथिंग बट अ इंडक्टर, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट देता है। और हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है, इट अपोजेज द सडन चेंज इन करंट, या फिर जो सडन राइज इन द करंट होता है उसे ये अपोज कर देता है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे कंडीशन पूछा कि लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट, तो शॉर्ट सर्किट करंट में क्या होता है, सडन राइज इन द करंट। तो इसलिए सबस्टेशन में जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसे लिमिट करने के लिए हम सीरीज रिएक्टर यूज करते हैं। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आपको अगर पता भी नहीं होगा, अगर आपको बाकी के ऑप्शंस क्या क्या काम करते हैं ये आपको पता होगा अच्छे से, तो उससे भी आप एग्जाम में फाइंड आउट कर सकते हो कि एक्चुअल आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ वायर प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एक्ट्स एज। तो अभी ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये जो टॉप वाला जो वायर है वो क्या करता है, वो एज अ अर्थ वायर की तरह बिहेव करता है, यानी कि जो अर्थ में ये डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, अर्थ या फिर उसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड। तो ये क्वेश्चन SSC JEE में पूछा गया था 2014 में। सो इसका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर कि ये जो ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप है वहां पे जो वायर कनेक्ट किया जाता है वो ग्राउंड वायर या फिर अर्थ वायर उसे हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटेक्टिव डिवाइस अगेंस्ट लाइटनिंग ओवर वोल्टेजेस। सो ऑप्शन ए रॉड गैप्स, ऑप्शन बी सर्ज एब्जॉर्बर्स, ऑप्शन सी हॉर्न गैप्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमने क्वेश्चन 2 में आज ही डिस्कस किया था कि जो रॉड गैप्स है वो लाइटनिंग अरेस्टर का एक टाइप है। सिमिलरली हॉर्न गैप है वो भी एक लाइटनिंग अरेस्टर का जो टाइप है, यानी कि जो लाइटनिंग की वजह से जो ओवर वोल्टेज जनरेट होते हैं उसको ये कंट्रोल कर देता है। सिमिलरली सर्ज एब्जॉर्बर ये भी एक डिवाइस होता है जो सर्ज को एब्जॉर्ब कर देता है, डाइवर्ट नहीं कर देता लेकिन खुद में ही वो एब्जॉर्ब कर देता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर
ये तीनों के तीनों जो टाइप है वो लाइटनिंग के वजह से जो ओवर वोल्टेजेस होते हैं उसको कंट्रोल करने के काम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज अ रेशियो ऑफ पंचर वोल्टेज टू फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ एन इंसुलेटर इज। तो आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो भी आपको पता चलेगा कि जो पंचर वोल्टेज होता है वहां पे क्या होता है, हमारा इंसुलेटर डैमेज होता है, लेकिन जो फ्लैश ओवर वोल्टेज है वहां पे जो इंसुलेटर है वो परमानेंटली डैमेज नहीं होता, वहां पे सिर्फ एयर में एक फ्लैश होता है, लेकिन जो इंसुलेटर है वो कंप्लीट जो अपना नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा होता है वैसे ही वो कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए पंचर जो वोल्टेज है, पंचर का जो वोल्टेज है उसका वैल्यू ज्यादा होता है, एंड जो फ्लैश ओवर वोल्टेज है उसका जो वैल्यू होता है वो कम होता है। और ये दोनों के जो रेशियो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेफ्टी फैक्टर। करेक्ट। तो अगर पंचर वोल्टेज ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा है, मेरा डिनोमिनेटर कम है, तो ऑब्वियसली हमें पता होगा कि उन्हें रेशियो भी वही पूछा ना, पंचर वोल्टेज टू फ्लैश ओवर वोल्टेज। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है और वो ज्यादा ही होना चाहिए अगर इंसुलेटर को अच्छे से काम करना है तो। यह क्वेश्चन एसएससी जे में पूछा गया था 2010 में। तो आप देख सकते हो कि हमने जो डिस्कस किए थे उसमें से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आपने अगर लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपने करेक्ट दिए होंगे। तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या है। हमने टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यहाँ पे। आप हमें बताना कि आपके टोटल कितने आंसर्स करेक्ट आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड्स। तो ये हमने अभी डिस्कस किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, इसमें थोड़ा ट्रिकी है, इसमें इम्पीडेंस एंड रेजिस्टेंस ऐसा दो ऑप्शंस पूछे गए हैं। इट प्रोवाइड्स लो इम्पीडेंस पाथ बिटवीन द लाइन एंड ग्राउंड ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो लाइन एंड ग्राउंड तो आप देख सकते हो चारों ऑप्शंस में सेम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन ये भी सब सेम है, चारों ऑप्शंस में ये कॉमन है। तो अभी हमें देखना है कि लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड कर रहा है, हाई इम्पीडेंस, लो रेजिस्टेंस या फिर हाई रेजिस्टेंस। तो लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ पे यूज होता है, सबस्टेशन में। और ट्रांसमिशन लाइन में हमें पता ही है कि जो वोल्टेज है वो एसी वोल्टेज वहां से पास होता है। और एसी वोल्टेज में हमने, अगर एसी एनालिसिस का लेक्चर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसने वहां पे हमने कहा था कि एसी के केस में हम इंपीडेंस को डील करते हैं। इंपीडेंस क्या होता है, आर प्लस जे एक्स, यानी कि रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। तो जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो खुद के थ्रू जो एसी वोल्टेज है वही पास करे, तो ऑब्वियसली उसको डिजाइन भी किया रहेगा कि इंपीडेंस पे वो कैसे बिहेव करता है उसके लिए। सो रेजिस्टेंस वाला ऑप्शंस तो यहाँ पे गलत हो जाएंगे। एंड अभी बचा कि लो इम्पीडेंस पे वो क्या प्रोवाइड करता है, हाई इम्पीडेंस पे। तो क्या करता है वो, इट प्रोवाइड्स अ लो इम्पीडेंस पास बिटवीन द लाइन एंड ग्राउंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन। करेक्ट। मींस जो ओवर वोल्टेज सर्ज जाता है तभी वो खुद का जो इम्पीडेंस का वैल्यू है वो कम कर देता है। इसके वजह से जो सर्ज वोल्टेज है वो खुद के थ्रू बाईपास कर देता है ग्राउंड में, और जो इक्विपमेंट है उसको हेल्दी कंडीशन में रखता है। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is the lightning arrestor is connected dash in series with the line between the line and earth to a pole nearer the line and to circuit breaker। तो हमने ये क्वेश्चन बहुत बार अभी डिस्कस किया है थियरी में भी, तो मुझे लगता है कि आप अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है 2010 में। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है बिटवीन द लाइन एंड अर्थ। जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो हम फेज में या फिर लाइन में एंड अर्थ में हम लोग कनेक्ट कर देते। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रिंग इफिशियंसी ऑफ 100% मींस इन अ स्ट्रिंग इंसुलेटर। तो 100% स्ट्रिंग इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होता है। अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। सेल्फ कैपेसिटेंस इज 0, शंट कैपेसिटेंस इज मैक्सिमम, सेल्फ कैपेसिटेंस इज मैक्सिमम एंड शंट कैपेसिटेंस इज 0। ओके, तो ऑप्शन से इन्होंने बहुत ही ट्रिकी पूछे हैं। आपको अगर याद होगा तो हमने कहा था कि जो ये होता है ट्रांसमिशन टावर, यहाँ पे हम लोग जो सस्पेंशन टाइप जो इंसुलेटर है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, राइट। एंड जो सबसे कंडक्टर के जो नजदीक होता है वहां पे जो वोल्टेज होता है वो इसके अक्रॉस वो सबसे ज्यादा होता है। ये होता है हमारा नीचे यहाँ पे कंडक्टर, करेक्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज सबसे ज्यादा होता है एंड यहाँ पे वोल्टेज सबसे कम होता है, और इसको हम लोगों ने एज ए कैपेसिटर की तरह बिहेव किया था। और ये जो अर्थ लाइन है ये हमने 0 वोल्टेज पे अज्यूम किया था, क्योंकि अर्थ को हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। तो इसके वजह से
अगर नॉर्मली अगर हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस इफेक्ट अज्यूम किया तो तीनों कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम होगा, क्योंकि जो करंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रेट फ्लो हो रहा है, तो जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है तीनों के अक्रॉस वो सेम होगा। लेकिन ये अर्थ कंडक्टर या फिर जो अर्थ वाला जो लाइन है टावर, उसके वजह से हमारा जो शंट कैपेसिटेंस है वो पिक्चर में आता है, और इसके वजह से जो स्ट्रिंग इफिशियंसी है वो हमारी कम हो जाती है। तो इन्होंने क्या पूछा है, जो स्ट्रिंग इफिशियंसी 100%, तो स्ट्रिंग इफिशियंसी 100% मीन जो शंट कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू अगर हमने 0 कर दिया, यानी कि उसको हटा दिया, अगर सिर्फ म्यूचुअल कैपेसिटेंस ही पिक्चर में रहेगी, म्यूचुअल या फिर सेल्फ कैपेसिटेंस, इसको हम लोग बोल देंगे सेल्फ या फिर म्यूचुअल कैपेसिटेंस, इसको ही अगर हमने कंसीडर किया तो भी वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर शंट कैपेसिटेंस हमने कंसीडर किया तो वहां पे स्ट्रिंग इफिशियंसी 100% से कम हो जाती है और जो वोल्टेज है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो फॉर 100% स्ट्रिंग इफिशियंसी द शंट कैपेसिटेंस इज 0। तो ये याद रखना कि शंट कैपेसिटेंस किसको कहते हैं और सेल्फ कैपेसिटेंस या फिर म्यूचुअल कैपेसिटेंस किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओवर वोल्टेज सर्ज इन पावर सिस्टम मे बी कॉज बाय। तो हमने लेक्चर के फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि ओवर वोल्टेज क्या होता है, ओवर वोल्टेज सर्ज क्या होता है और वो कौन से टाइप के होते हैं। एक तो इंटरनल होते हैं और एक होता है एक्सटर्नल ओवर वोल्टेजेस। तो उसमें हमने कैटेगरीज भी डिस्कस किए थे कि क्यों क्यों ओवर वोल्टेजेस होता है। सो लाइटनिंग की वजह से होता है, ये होता है एक्सटर्नल, रेजोनेंस की वजह से होता है, ये होता है इंटरनल, एंड स्विचिंग ये भी होता है इंटरनल। सो ऑल ऑफ द अबव ये है करेक्ट आंसर। तीनों ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर द मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द यूनिट। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का जो स्ट्रिंग है कंप्लीट, उसमें मैक्सिमम वोल्टेज स्ट्रेस होता है वो कौन सी डिस्क के अक्रॉस होता है। तो ऑप्शन क्या है, मोस्ट फार फ्रॉम द कंडक्टर, नहीं, यहाँ पे होता है मिनिमम वोल्टेज होता है जो टॉप वाला होता है वो। नियरेस्ट टू द कंडक्टर, यस, यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। एट द मिडल, नहीं, इसका तो कोई मतलब ही है, नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। जो डिस्क कंडक्टर के सबसे नजदीक है वहां पे वोल्टेज सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सबस्टेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट इंस्टॉल्ड। तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या। इससे ये क्वेश्चन भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। सीरीज कैपेसिटर्स, हाँ, कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर बैंक्स में, तो कैपेसिटर वहां पे यूज होता है। शंट रिएक्टर्स तो हमने देखा था, एंड वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स ऑब्वियसली हम लोग यूज करते ही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होगा कि ये इक्विपमेंट हम सबस्टेशन में यूज नहीं करते। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। एक्साइटर हम सबस्टेशन में यूज नहीं करते हैं, बाकी के जो इक्विपमेंट्स है वो हम सबस्टेशन में यूज करते हैं। कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं हटा देता हूँ। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। एक्साइटर हम सबस्टेशन में यूज नहीं करते। एक्साइटर में क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज होता है वो हम बढ़ा देते हैं। एक्साइटर जनरेटर भी उसे कहते हैं। तो एक्साइटर की वजह से हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, तो वो सबस्टेशन में हम यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज टू डेड एंड्स। तो अगर आपने इंसुलेटर्स अच्छे से देखा होगा तो वहां पे आपको पता होगा कि क्या आंसर आता है। डिस्क इंसुलेटर, ये तो हमने डिस्कस नहीं किया था। डिस्क इंसुलेटर मतलब हर एक इंसुलेटर में डिस्क होता ही है। स्ट्रेन इंसुलेटर, हाँ, स्ट्रेन मतलब जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन पे अगर डेड एंड हुआ या फिर शार्प टर्न्स या फिर कॉर्नर हुए तो वहां पे हम जो स्ट्रेन इंसुलेटर है वो यूज करते हैं। स्ट्रेन इंसुलेटर नहीं, पिन इंसुलेटर भी नहीं। पिन इंसुलेटर हम लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डेड एंड या फिर कॉर्नर या फिर जो शार्प टर्न्स होते हैं वहां पे हम स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज। तो चारों ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। शेकल इंसुलेटर, नहीं, शेकल इंसुलेटर तो लो वोल्टेज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, तो शेकल इंसुलेटर नहीं है आंसर। स्ट्रेन इंसुलेटर, नहीं, ये भी नहीं है। स्ट्रेन इंसुलेटर का मेन पर्पस क्या है, उसका स्पेशलिटी क्या है कि वो शार्प एंड्स या फिर जो डेड एंड होता है ट्रांसमिशन लाइन का, उसके लिए हम लोग स्ट्रेन इंसुलेटर यूज कर सकते हैं। फिर बाद में सस्पेंशन इंसुलेटर, हाँ, सस्पेंशन इंसुलेटर करेक्ट आंसर है। इसके वजह से हम हाई वोल्टेज जो है वो इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। पिन इंसुलेटर नहीं, वो हम लोग 11 kV 33 kV तक ही यूज करते हैं, उससे ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। और जो स्ट्रिंग इफिशियंसी भी है वो हमने सस्पेंशन इंसुलेटर के लिए ही डिस्कस किया था, तो उससे आप ध्यान में रख सकते हो कि सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज करके हम बहुत ही हाई वोल्टेज ट्रांसमिट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज
द डिस्क ऑफ स्ट्रेन इंसुलेटर्स आर यूज इन डैश प्लेन। तो आप देख सकते हो स्ट्रेन इंसुलेटर कुछ ऐसा दिखता है। तो आप ध्यान से देखना, इससे दो क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि डिस्क ऑफ स्ट्रेन इंसुलेटर यूज इन डैश प्लेन। तो सबसे पहले स्ट्रेन इंसुलेटर पूछा है, तो स्ट्रेन इंसुलेटर का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। उन्होंने पूछा है डिस्क का प्लेन कैसा होता है। तो डिस्क आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा वर्टिकल फैशन में कनेक्ट किया है, करेक्ट। तो डिस्क का उन्होंने प्लेन पूछा है, तो वर्टिकल इज अ करेक्ट आंसर। लेकिन जो टोटल स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ जो डिस्क है वो टोटल, जो उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, तो जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में कनेक्ट किया है। और जो पर्टिकुलर डिस्क का एक जो प्लेन है, यानी कि अगर हमने सिंगल डिस्क कंसिडर किया तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में कनेक्टेड है, तो उसका प्लेन जो है वो वर्टिकल है। हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, वो था हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो वहां पे मैंने शायद वहां पे डिस्क ही लिखा, लेकिन वहां पे आप करेक्ट कर देना कि वो टोटल स्ट्रिंग के लिए है। टोटल स्ट्रिंग जो स्ट्रेन इंसुलेटर का होता है वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में कनेक्ट होता है, और जो पर्टिकुलर डिस्क है वो वर्टिकल प्लेन में कनेक्ट किया है। तो आप ये ध्यान में रखना और अच्छे से नोट्स में ये पॉइंट लिख लेना। तो यहाँ पे हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन हमने ये लेक्चर में कवर किए हैं। इसके लिए हमें बहुत टाइम लगा है रिसर्च करने के लिए। तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम कर सकता है। तो जल्दी से ये वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसमें कुछ भी डाउट है तो हमें पूछ लेना। हमने जो टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है वो भी ज्वाइन कर देना। वहां पे हम पीडीएफ, जो लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो वहां पे शेयर करते हैं। तो इसकी लिंक आपको पिन कमेंट में नीचे मिल जाएगी, या फिर आपको स्क्रीन पे क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा। अगर उसको आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आप ग्रुप में आके ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना। ये वीडियो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, और अगले लेक्चर में हम रिलेज एंड सर्किट ब्रेकर्स, जो इक्विपमेंट, जो सबस्टेशन के एक पार्ट है, तो वो हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे और अच्छे से इन डिटेल में देखेंगे कि रिले क्या होता है और सर्किट ब्रेकर क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड रिले वहां पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।